नमस्ते बच्चों, मैं प्रगति म्हात्रे, सेंट पॉल्स हाई स्कूल आज आपका सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9वीं का व्याकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, जब हम किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तब उनके पहले शब्दों को सीखते हैं और उन शब्दों के भेदों को भी सीखते हैं। तो आज हम हिंदी का अध्ययन करने के पहले हिंदी के शब्द भेदों को सीखेंगे। शब्द भेद। शब्द के भेद वाक्यों में प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला है विकारी शब्द, जिसे सअव्यय भी कहा जाता है, और दूसरा है अविकारी शब्द, जिसे अव्यय भी कहते हैं। यहाँ हम विकारी शब्दों के बारे में पहले जानकारी करेंगे। इस शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार यानी परिवर्तन आ जाता है। इस कारण उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे देखिए, बच्चा बगीचे में खेलता है। अभी बच्चा ये जो है लिंग पुल्लिंग है और खेलता है मीन्स एक वचन है। लेकिन यहाँ पर जब मुझे बच्चों के जगह पर बहुवचन का प्रयोग करना है, एक वचन के जगह पर मुझे बहुवचन का बदल करना है, तो वहाँ पर क्या आएगा? बच्चे बगीचे में खेलते हैं। तो इसमें बच्चा इस संज्ञा में मैंने बदलाव किया, उसका लिंग बदला या वचन बदलेंगे तो उसके क्रिया में भी क्या आ जाता है? परिवर्तन होता है। इसलिए उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द। मीन्स एक शब्द में अगर बदलाव हुआ तो उसके बाकी अन्य शब्दों में क्या हो जाता है? बदलाव आ जाता है। इसलिए उसे विकारी शब्द कहा जाता है। मीन्स संज्ञा, लिंग, वचन और कारक आदि के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन होता है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द। अभी देखिए, इन विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इनका समावेश है। लेकिन संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया इनके बारे में हमने कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं तक इसकी अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर ली है और उसके बारे में पढ़ाई भी हमने की है। लेकिन फिर भी यहाँ पर पुनर्निरीक्षण करने के तौर पर इसे हम फिर से एक बार दोहराएंगे। संज्ञा के 5 प्रकार है। पहले संज्ञा यानी क्या? संज्ञा अर्थात नाम या पहचान। संसार में कोई भी वस्तु, प्राणी अथवा जीव बिना नाम के नहीं होते हैं। नाम ही किसी वस्तु अथवा जीव की क्या है? पहचान है। इसलिए संज्ञा की परिभाषा क्या हो सकती है? जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का नाम का बोध होता हो, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार है या 5 भेद है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है समूहवाचक संज्ञा। अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी क्या? देखिए, मैसूर, मदर तेरेसा, हिमालय, ये जो शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान की ओर क्या कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं। इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अभी फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या हो सकती है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, मेरा विद्यालय मीरा रोड में स्थित है। अभी मीरा रोड ये क्या रहेगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार जातिवाचक संज्ञा। अभी देखिए, पर्वत, शहर, पुस्तक आदि शब्द एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु और स्थान का क्या कर रहे हैं? बोध करा रहे हैं। इसलिए जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अभी जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। अभी यहाँ पर पक्षी ये शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, गरीबी, सच्चाई आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा
क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो भाववाचक संज्ञा यानी क्या? किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के बारे में जानकारी देने वाले शब्द को या बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, करेले में कड़वापन होता है। अभी यहाँ पर कड़वापन हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं, फील करते हैं, इसलिए उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। चौथा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। पानी, दूध, लोहा, मिट्टी, ये शब्द जो है ये विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, द्रव्य तथा धातु है। ये गणनीय नहीं होते हैं। इनका प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। इसे नापा और तोला जाता है। मापा और क्या किया जाता है? तोला जाता है। जिन शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, मेरी अंगूठी सोने की है। यहाँ पर सोने ये शब्द क्या रहेगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। भीड़, सेना, टोली, पार्टी आदि शब्द जो है ये शब्द एक ही जाति के व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध कराते हैं। इसलिए देखिए, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा देखो कैसी होगी? जिन संज्ञा शब्द से एक ही जाति के व्यक्तियों का या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, पक्षियों का झुंड आकाश में उड़ रहा है। अभी यहाँ पर झुंड यह शब्द क्या है? समूहवाचक संज्ञा। अभी इसमें से देखिए, दूसरा प्रकार है सर्वनाम। सर्वनाम यानी क्या? कि संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। मीन्स संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अभी सर्वनाम के भी क्या है? 6 भेद है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी उनके 3 प्रकार है, लेकिन इन 3 प्रकारों को हमें परीक्षा में लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपने पुरुषवाचक सर्वनाम भी लिखा तो भी अंक मिल सकता है। पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला प्रकार है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में व्यक्ति अपने बारे में, इस उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा लेखक अपने लिए करता है। जैसे देखिए, मैं कल मुंबई जाऊंगा, तो मैं, मेरा, ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाला मीन्स श्रोता के लिए किया जाता है। जैसे तुम, तू, तुम्हारा। तीसरा इसका प्रकार है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। उसे हम क्या कहेंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह, उसे, उन्होंने। वे फुटबॉल खेल रहे हैं, उसे कुछ मत कहना। ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यह भेद है, लेकिन हमें केवल याद क्या रखना है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी क्या? जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, यह, वह, ये, वे। उदाहरण के तौर पर देखिए, यह मेरा घर है, तो यह यहाँ पर हम क्या करें? पॉइंट आउट कर रहे, संकेत कर रहे, तो यह क्या रहेगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी क्या? जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ।
देखिए उदाहरण के तौर पर, जैसे इस सुनसान रास्ते से कोई आ रहा है, तो यहाँ पर कोई ये शब्द क्या बता रहे हैं? अनिश्चितता बताई जा रही है, निश्चित रूप से बताया नहीं जा रहा है, कोई आ रहा है, तो कोई ये शब्द क्या रहेगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अभी उसमें से दूसरा प्रकार है वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी क्या? कि जिस सर्वनाम के ज़रिए हम प्रश्न पूछते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए, कौन, क्या, क्यों, कब, तुम्हें कौन बुला रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? कौन के ज़रिए प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए वो क्या रहेगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम यानी क्या? जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों से प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जैसे जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। मैं जिसने, उसका, ये शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। दोनों शब्द लिखना आवश्यक है, जिसने डैश करके हाइफन डालना है बीच में, और उसका संबंधवाचक सर्वनाम। अभी उदाहरण के तौर पर आप पर दिया है, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी। नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यानी क्या? व्यक्ति अपने बारे में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, मैं खुद वहाँ गया था। यहाँ पर खुद यह शब्द क्या रहेगा? निजवाचक सर्वनाम। इसमें कौन से सर्वनाम आते हैं? कौन से शब्द आते हैं? स्वयं, आप, अपने, आप। अभी आप, हम यहाँ पर केवल ये दो ही भेद देखेंगे, संज्ञा और सर्वनाम। बाकी का विशेषण और क्रिया, ये जो विकारी शब्द है, इनके बारे में अगले वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। अभी आपको कुछ स्वाध्याय के लिए प्रश्न दे रही हूँ, उनके उत्तर आपको अपने कॉपी में लिखकर रखने हैं। धन्यवाद।